आज से कुछ 100 साल पहले इंसान के लिए पृथ्वी ही पूरी दुनिया थी। उस समय लोगों का यही मानना था कि ब्रह्मांड को भगवान ने बनाया है और सौर मंडल के सभी आकाशीय पिंड सूरज के नहीं बल्कि धरती के चक्कर लगाते हैं। यहां तक कि स्वयं सूर्य भी पृथ्वी का ही चक्कर लगाता है। पर जैसे जैसे विज्ञान ने तरक्की की, कई वैज्ञानिकों ने दुनिया को बताया कि पृथ्वी नहीं बल्कि हमारे सौरमंडल का केंद्र सूर्य है, जिसके चारों ओर पृथ्वी के अलावा कई और ग्रह चक्कर लगाते हैं। जिसके बाद जैसे जैसे वैज्ञानिकों ने ब्रह्मांड को अपने टेलीस्कोप के जरिए देखना शुरू किया, तब उन्हें समझ आया कि ब्रह्मांड उनकी सोच से बहुत बड़ा है। जहां पृथ्वी कोई खास ग्रह नहीं बल्कि हमारी मिल्की वे आकाश गंगा में तैरते अरबों ग्रह में से एक है। और ऐसे ही खरबों आकाश गंगा इस अनंत ब्रह्मांड में ऐसे ही घूम रही हैं, जिसका ना तो कोई अंत है और न ही कोई केंद्र। वैज्ञानिकों के ये सिर्फ तर्क ही नहीं है बल्कि उनके पास इन सब चीजों के सबूत भी हैं। इसके बाद तो दोस्तों बात पर भी सवाल उठने लगे, क्या सच में इस ब्रह्मांड को भगवान ने बनाया है? और अगर हाँ, तो फिर भगवान को किसने बनाया होगा? अगर आपके मन में भी यही सवाल है तो आप देखते रहिए हमारी इस वीडियो को, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम इन्हीं सवालों के जवाब जानने की कोशिश करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। वैज्ञानिकों और धर्म गुरुओं के बीच ये बहस हमेशा से चली आ रही है कि ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ। तभी 1929 में एडविन हबल नाम के वैज्ञानिक ने अपनी मिल्की वे गैलेक्सी के आसपास मौजूद गैलेक्सियों को हमसे दूर जाता देखा और एक खोज निकाला कि यह पूरा ब्रह्मांड काफी तेजी से फैल रहा है, और अगर ये अभी फैल ही रहा है तो एक समय ऐसा भी होगा जब यह काफी छोटा होगा। जिसके बाद गणित की कैलकुलेशन की गई, पता चला कि आज से करीब 13.8 अरब साल पहले ब्रह्मांड का कोई वजूद ही नहीं था। इसी रिसर्च पर जन्म हुआ बिग बैंग थ्योरी का, जिसमें ज्यादातर वैज्ञानिकों का मानना था कि इस पूरे ब्रह्मांड का जन्म एक छोटे से परमाणु जितने बिंदु से हुआ है, जो कहां से आया और कब आया ये कोई नहीं जानता। सुनने में भले ही बेतुका लगे, लेकिन आज दुनिया भर के वैज्ञानिक इस थ्योरी को सही मानते हैं, क्योंकि लगभग 100 साल से यह थ्योरी लगातार कई वैज्ञानिकों द्वारा सिद्ध की जा चुकी है। भले यह थ्योरी हमें अभी बिग बैंग से पहले का जवाब नहीं दे पा रही, लेकिन बिग बैंग के बाद होने वाले सभी इवेंट्स के बारे में यह थ्योरी हमें काफी अच्छे से समझाती है, जिसके हमारे पास कई सबूत भी हैं। जिसमें सबसे बड़ा सबूत तो यह कि कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन, जिसे CMBR भी कहा जाता है। CMBR ब्रह्मांड के जन्म के कुछ लाख साल बाद ठंडे हुए हाइड्रोजन प्लाज्मा से निकलने वाले सबसे पहला प्रकाश है, जो हमें आज भी पूरे ब्रह्मांड में चारों ओर इंफ्रारेड टेलीस्कोप की मदद से देखने को मिलता है। CMBR के बारे में एक और खास बात मैं आपको बता दूं कि यह ब्रह्मांड का अब तक का खोजा गया सबसे पुराना प्रकाश है, जो हमें बिग बैंग के सबसे करीब तक लेकर जाता है। इससे आगे हम अभी तक ब्रह्मांड में कुछ भी नहीं देख पाए हैं, क्योंकि ब्रह्मांड के फैलाव के कारण आज CMBR को प्रकाश को बाहर छोड़ने वाले हाइड्रोजन प्लाज्मा के बादल पृथ्वी से 45.5 अरब प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। इसलिए हम हमारे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स की त्रिज्या यानी रेडियस को 45.5 अरब कहते हैं। चलिए अब अपने सवाल पर वापस आते हैं। तो ऐसा कि हमने कहा कि बिग बैंग थ्योरी के अनुसार इस ब्रह्मांड का निर्माण कुछ नहीं से हुआ है, जिसका फैलाव के पीछे भी एक तरह की खास प्रोग्रेस है, जिसे वैज्ञानिकों ने कॉस्मिक इन्फ्लेशन नाम दिया है। और यह प्रोसेस ब्रह्मांड के अस्तित्व में आने पर 1 सेकंड के ट्रिलियनवे हिस्से से भी शुरू हुआ था। अगर एक्यूरेट कहूं तो सेकंड के 10⁻36 हिस्से, जो केवल सेकंड के 10⁻32 हिस्से तक चला। लेकिन इस सेकंड के छोटे से हिस्से में जो सिंगुलैरिटी कुछ नहीं से अस्तित्व में आई थी, वह एक परमाणु के आकार से बढ़कर कॉस्मिक आकाश तक पहुंच गई। यानी इतने छोटे से इस समय में ही लगभग इस पूरे ब्रह्मांड का निर्माण हो गया। अब यह प्रोसेस क्यों हुआ या फिर कैसे हुआ, इसके पीछे वैज्ञानिकों को कुछ भी नहीं पता है। लेकिन इस प्रोसेस के खत्म होने पर ब्रह्मांड अपना लगभग आकार पूरा ले चुका था, और अब वह प्रकाश की रफ्तार से और भी बढ़ता जा रहा था, जिसके बाद मौजूद प्योर एनर्जी अब धीरे धीरे ठंडी होने लगी थी, जिससे इस एनर्जी ने प्लाज्मा का निर्माण किया, जिसके कुछ और समय बाद इस प्लाज्मा के भी ठंडा होने से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जैसे परमाणु पार्टिकल्स का निर्माण हुआ, और धीरे धीरे इन्हें भी पूरी तरह से एक परमाणु का रूप ले लिया। शुरुआत में इस पूरे ब्रह्मांड में केवल हाइड्रोजन और कुछ मात्रा में हीलियम का निर्माण हुआ, लेकिन बाद में ग्रेविटी ने अपना काम शुरू किया और धीरे धीरे ये सभी परमाणु एक दूसरे के करीब आने लगे, जिससे बड़े बड़े तारों, ग्रहों और फिर आकाश गंगाओं का निर्माण आरंभ हुआ। और कुछ अरब साल बाद ये ब्रह्मांड बिल्कुल उसी तरह का बन गया जैसा हम आज इसे अपने आसपास देखते हैं। और यह सब कुछ हमें बिग बैंग थ्योरी से ही पता चला है।
पर जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि ये थ्योरी हमें ब्रह्मांड के जन्म के बाद होने वाले सभी प्रोसेस के बारे में बताती है, लेकिन ब्रह्मांड का जन्म कैसे हुआ और इससे पहले क्या था, इसके बारे में यह थ्योरी हमें कुछ भी नहीं बताती। इसका एक कारण यह भी है क्योंकि ब्रह्मांड के जन्म से पहले समय और भौतिकी के नियमों का कोई भी अस्तित्व ही नहीं था। इसलिए हमारी सोच, समझ और टेक्नोलॉजी उससे आगे शायद कभी देखी भी नहीं पाएगी। लेकिन यहां भी कई वैज्ञानिकों ने हार नहीं मानी और ब्रह्मांड के जन्म से पहले और उसके जन्म के बारे में कई अलग अलग थ्योरीज और हाइपोथेसिस दे दी, जिनका कोई सबूत तो नहीं है, लेकिन इनसे इनकार करना या फिर इन्हें गलत कहने का भी हमारे पास कोई सबूत नहीं है। तो चलिए जानते हैं इनके बारे में। ब्रह्मांड के जन्म के बारे में बताने वाली सबसे पहली थ्योरी का नाम है ब्लैक होल एरा, जिसे जॉन ए बॉरो नाम के वैज्ञानिक ने दिया था। इस थ्योरी पर फोकस करके हमारे ब्रह्मांड के सबसे बड़े दानव ब्लैक होल पर है, जो खुद ही स्पेस और टाइम से परे है, क्योंकि इनके अंदर समय नाम का कोई अस्तित्व नहीं है और उनकी ग्रेविटी के सामने कोई भी टिक नहीं सकता। खुद प्रकाश भी इसे पार नहीं कर सकता। इसलिए इस थ्योरी के मुताबिक जिस तरह हमारे ब्रह्मांड का आकार बढ़ता जा रहा है, उसी तरह इस ब्रह्मांड में मौजूद ब्लैक होल भी लगातार अपने आसपास के तारों, ग्रहों और आकाश गंगाओं को निगलकर अपना आकार बढ़ा रहे हैं, जिसके कारण एक समय ऐसा आएगा जब इस पूरे ब्रह्मांड में कोई तारा या आकाश गंगा नहीं बल्कि केवल कुछ ब्लैक होल ही बचेंगे और बाद में ये भी आपस में टकराने लगेंगे, जिससे केवल अंत में एक ब्लैक होल ही बचेगा, जिसके अंदर आप, मैं, पृथ्वी और पूरी आकाश गंगाओं एक साथ समय और पूरा ब्रह्मांड मौजूद होगा। यानी इस पूरे ब्रह्मांड की सभी एनर्जी प्योर फॉर्म में इसके सिंगुलरिटी के अंदर होंगी। इसमें दोबारा से एक धमाका होगा और इससे फिर दोबारा समय और एक नए ब्रह्मांड का निर्माण होगा, जहां यह सभी प्रोसेस दोबारा से स्टार्ट होंगे। नए नए तारे, आकाश गंगाएं और ग्रह बनेंगे, जिनमें से शायद कुछ पर आज की तरह जीवन भी होगा। इसी तरह ब्लैक होल के द्वारा इस ब्रह्मांड का निर्माण और नाश होता रहेगा, वह भी अनंत समय के लिए। इस थ्योरी के बारे में पढ़ते वक्त मुझे भगवान श्री कृष्ण की याद आ गई, क्योंकि उन्होंने भी गीता में यही कहा था कि ये पूरी दुनिया का अनंत चक्र मौजूद है, जहां लगातार अंत और निर्माण होता रहता है। वैसे आपको इसके बारे में क्या लगता है? आप अपना जवाब हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। अब इसकी दूसरी थ्योरी पर बात करते हैं, जिसे मल्टीवर्स थ्योरी कहते हैं। और इस थ्योरी के अनुसार हमारे ब्रह्मांड के अलावा भी ऐसे अनंत ब्रह्मांड हैं जो हायर डायमेंशन में तैर रहे हैं, जहां पर अलग अलग समय चक्र और भौतिक के नियम काम करते हैं। इन सभी ब्रह्मांड में एक अलग दुनिया है और जब ये ब्रह्मांड आपस में टकराते हैं, तब इनकी टक्कर एक और नए ब्रह्मांड को जन्म देती है। इस मल्टीवर्स थ्योरी का जन्म एक काफी फेमस थ्योरी से हुआ है, जिसे स्ट्रिंग थ्योरी कहा जाता है, जिसमें कहा गया है कि हमारे ब्रह्मांड के सबसे छोटे परमाणु पार्टिकल्स कोई मैटर नहीं बल्कि ऊर्जा के धागों यानी स्ट्रिंग्स की तरह हैं, जो अलग अलग डायमेंशन में वाइब्रेट करके समय और भौतिकी नियमों का निर्माण करते हैं, जिनसे सारा ब्रह्मांड चलता है। इस थ्योरी में यह भी कहा गया है कि हम कभी चाहकर भी इन ब्रह्मांड के बारे में पता नहीं लगा सकते, क्योंकि ये सभी ब्रह्मांड एक अलग अलग डायमेंशन में मौजूद हैं, जिनके बीच समय का कोई अस्तित्व ही नहीं होता और न तो इनके बीच यात्रा की जा सकती है और न ही कोई जानकारी मंगाई या भेजी जा सकती है। इसलिए हम चाहकर भी इन ब्रह्मांड के अस्तित्व का कभी पता नहीं लगा सकते। लेकिन इस तरह की थ्योरी के बारे में भी हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में लिखा गया है। इसके बाद एक और काफी मशहूर थ्योरी है, जिसे इटर्नल इन्फ्लेशन नाम दिया गया है। इस थ्योरी की विगत जगत में काफी चर्चा रहती है और बिग बैंग से जुड़ी कई ऐसे सवालों का जवाब देती है जो वैज्ञानिकों के लिए काफी जरूरी है। इटर्नल इन्फ्लेशन थ्योरी को सबसे पहले 1980 में एलन गूथ नाम के वैज्ञानिक ने दिया था, जिनका कहना था कि हमारा यह ब्रह्मांड किसी और ब्रह्मांड में मौजूद ब्रह्मांड है, जिसका निर्माण उस ब्रह्मांड में होने वाले कॉस्मिक इन्फ्लेशन से हुआ है। और जैसे कि हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि कॉस्मिक इन्फ्लेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो हमारे ब्रह्मांड के शुरुआती फैलाव के लिए जिम्मेदार माना जाता है, क्योंकि यही प्रोसेस ब्रह्मांड के निर्माण के दौरान छोटी सी सिंगुलैरिटी को अनंत दूरी में फैले ब्रह्मांड जितना बड़ा बनाता है। तो इसे तरह से देखा जाए तो इटर्नल इन्फ्लेशन बस यही कहता है कि कॉस्मिक इन्फ्लेशन कुछ भी नहीं बल्कि किसी ब्रह्मांड के अंदर बनने वाले कई और नए ब्रह्मांड होते हैं, जो अपने निर्माण के साथ भी लगातार फैलने लगते हैं, क्योंकि इनके अंदर भी इन्फ्लेशन प्रोसेस शुरू होने के कारण कुछ और नए ब्रह्मांड बनने लगते हैं। इस तरह अनंत ब्रह्मांड एक ऐसा चक्र बनता है जिसमें कौन सा ब्रह्मांड पहले वाला है और कौन सा बाद का, ये पता लगाना बिल्कुल नामुमकिन सा हो जाता है। और सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि थ्योरी भी इस सवाल का जवाब नहीं देती कि सबसे पहले ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ था,
जिसमें ये सभी इन्फ्लेशन शुरू हुआ। अब जो भी हो, लेकिन दुनिया भर के वैज्ञानिकों को इस थ्योरी पर ज्यादा यकीन है, लेकिन अभी तक हमारे पास ज्यादा सबूत नहीं है। कुल मिलाकर कहा जाए तो ये सभी वैज्ञानिक थ्योरी हमें ये बताने की कोशिश तो करती हैं कि हमारे ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ, लेकिन इनके पास ये भी जवाब नहीं है कि उस एनर्जी का निर्माण कैसे हुआ जिससे ये सभी अलग अलग ब्रह्मांड के बनने का प्रोसेस शुरू हुआ था। और न ही ये सभी थ्योरी इस सवाल का जवाब देती हैं कि क्या इन्हें बनाने में किसी भगवान जैसी शक्ति का हाथ है। इसलिए जब धार्मिक गुरुओं की बात आती है तो इनका सीधा सीधा यही सवाल होता है, कुछ नहीं से ब्रह्मांड का निर्माण हो सकता है, क्योंकि ब्रह्मांड के नियम काफी ज्यादा परफेक्ट हैं। जहां पर तारों और ग्रहों को आपस में जोड़ने वाला गुरुत्वाकर्षण बल है, तो आकाश गंगाओं को एक दूसरे से दूर खींचकर टकराने से बचाने वाली डार्क एनर्जी भी है। ऐसे में यह कहना काफी मुश्किल हो जाता है कि कैसे कुछ नहीं से, यानी कि शून्य से, इस तरह के परफेक्ट भौतिकी नियमों के ब्रह्मांड का निर्माण हो सकता है, क्योंकि इसे देखकर तो ऐसा ही लगता है कि इसे काफी ध्यान देकर और हर एक नियम को सोच समझकर बनाया गया है। अब इसका जवाब विज्ञान के पास तो है नहीं, पर इसका मतलब यह भी नहीं है कि हम बिना सिर पैर की बातें वाले लोगों को आंख बंद करके मान लें, बल्कि हमें अभी के लिए तो यही मानना होगा कि सवाल का जवाब किसी के भी पास नहीं है, न ही वैज्ञानिकों के पास और न ही किसी धर्मगुरु के पास, क्योंकि किसी सवाल का जवाब सही तभी माना जाता है जब उससे जुड़े हमारे पास कोई सबूत हो, जो कि अभी तक किसी के भी पास नहीं है। वैसे मैं आपसे जानना चाहता हूं, आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? क्या ब्रह्मांड का जन्म शून्य से हुआ है, या फिर ये एकदम से प्रकट हुआ है, किसी सुपर पावर यानी किसी भगवान ने इसे बनाया है? कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। एक बार फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।